Hi everyone, this is part 2 of first chapter of CA Foundation Business Law, that is Indian Regulatory Framework. In this series we will be covering whole of the business law and that is applicable for September 2026 attempt and onwards. So इससे पहले वाले पार्ट में we covered what is law, what are the sources of law and what is the process of making law. इस वाले पार्ट में हम देखेंगे what are the types of laws एंड उनमें डिफरेंस क्या है. इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप ये वाला वीडियो अच्छे से देखेंगे तो यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स इन एग्जामिनेशन एंड फेच गुड मार्क्स. सो बेसिकली टाइप ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम. तो लॉज चार टाइप में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट इज क्रिमिनल लॉ, सेकेंड इज सिविल लॉ, थर्ड इज कॉमन लॉ एंड देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. अब हम एक एक करके ये चारों लॉ देखेंगे एंड हम देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस क्या है. ठीक है, एंड ये चार एक दूसरे से अलग कैसे हैं. आपको ये चीज मेमोराइज नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ये मेरे साथ ही एग्जाम्पल्स के साथ समझ लोगे. अदरवाइज एग्जाम टाइम के लिए अगर आप ये चीज रखोगे तो आखिरी में जाके बहुत ज्यादा पाइलअप हो जाएगा एंड तब याद भी नहीं होती है चीजें, तो हम एग्जाम में उसे प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे एंड इंटर्न नंबर नहीं मिलते हैं. एंड दीज ऑल थिंग्स कॉस्ट अटेम्प्ट्स. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्रिमिनल लॉ. तो हम लॉ कैसे पढ़ते हैं बेसिकली कि जितना मैक्सिमम हो सकता है हम जो उसके वर्ड्स हैं उसी से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है. तो क्रिमिनल लॉ मतलब एक आपको समझ आ रहा है ये कुछ क्राइम से रिलेटेड है कि अगर किसी पर्सन ने क्राइम करा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लेमैन टर्म्स में आप लोगों के हिसाब से क्राइम क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम शायद किसी ने मर्डर करा होगा, किसी ने थेफ्ट करी होगी या किसी ने चीटिंग करी होगी, तो मेरे को लग रहा है ये क्राइम होगा. तो आंसर इज यस. तो अगर किसी क्रिमिनल ने क्राइम करा है एंड मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर किसी क्रिमिनल ने जैसे मान लो किसी का मर्डर करा है तो क्या हमको उसको सिर्फ पनिशमेंट देनी चाहिए या सिर्फ समझाइश देके छोड़ देना चाहिए. तो आप बोलोगे मैम पनिशमेंट देनी चाहिए अगर किसी ने मर्डर करा है. तो किसी क्रिमिनल ने क्राइम करा है, क्राइम में मर्डर करा है, तो हम उसे समझाइश देके नहीं छोड़ेंगे, हम उसे पनिशमेंट देंगे. तो नाउ पनिशमेंट दो टाइप की हो सकती है, या तो मॉनेटरी पनिशमेंट रहेगी या फिर हम उस पर्सन को जेल में डाल देंगे. ठीक है. अब इधर आपको मेन फोकस करना है टर्म पनिशमेंट पे. एंड जो भी आपने खुद डिराइव करा है कि क्रिमिनल लॉ में किसी ने क्राइम करा है जो कि मर्डर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, तो हम उसको समझाइश नहीं देंगे, हम उसे पनिशमेंट देंगे. तो क्रिमिनल लॉ में क्या मिलता है, पनिशमेंट. अब आपको ये चीज याद नहीं करनी पड़ेगी क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट है, सिविल लॉ में पनिशमेंट नहीं है. आपको लॉजिक्स के थ्रू पता है कि इसमें हम पनिशमेंट देंगे और क्यों पनिशमेंट देंगे. ठीक है. अब ये पनिशमेंट जो हम देते हैं ये दो कोड्स के थ्रू गवर्न होता है, दैट इज आईपीसी एंड सीआरपीसी. ये वाले दोनों कोड रिप्लेस हो गए हैं 2024 में विद भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. अब आप पूछोगे मैम रिप्लेस हो गया तो आपने अपने नोट्स में ये वाले पुराने कोड्स क्यों लिखे हुए हैं. तो इसके पीछे एक लॉजिक है. अगर आप लोगों को पता हो या याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को टाइमलाइन ड्रॉ करके बताया था कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया है. उसके पहले के लॉज और उसके बाद के लॉज जितने भी हैं उन सबको इन लाइन होना चाहिए किसके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के. तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए था मैम हमें तो आजाद हुए ही कितना टाइम हो गया है, क्या कुछ ऐसे लॉज हैं जिनसे हम आज तक गवर्न हो रहे हैं जो इंडिपेंडेंस के पहले के हैं, क्योंकि कितनी सोसाइटी टेक्नोलॉजी कितना सब कुछ चेंज हो गया है, तो कुछ ऐसे लॉज हैं. तो आंसर इज यस. सिर्फ उसका एग्जाम्पल देने के लिए आई हैव केप्ट इट कि आप ये सोचो कि 2024 में इतने मेजर लॉ चेंज हुए हैं. इससे पहले हम इस लॉ से गवर्न हो रहे थे जो आया था 1860 में. आईपीसी बताता है कि क्राइम क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है और पनिशमेंट क्या देंगे. एंड सीआरपीसी अगर प्रोसीजर आप इसी से समझो, ये बता रहा है कि क्राइम क्या होता है, इसने क्राइम की डेफिनेशन दे दी, उसका नेचर दे दिया और पनिशमेंट दे दिया. फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ने मर्डर करा तो उसे 7 years की जेल होगी. तो ये प्रोसीजर बताएगा कि ये सब चीजें होंगी कैसे. ठीक है. तो ये डिफरेंस है इन दोनों में. बट ये अब रिप्लेस हो गए हैं. इनका नया नाम है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता.
तो क्रिमिनल लॉ हमको समझ आया, किसी क्रिमिनल ने क्राइम करा है तो हम उसको पनिशमेंट देंगे। हम उसे पनिशमेंट क्यों देंगे? क्योंकि हम उसे समझाइश देके नहीं छोड़ सकते। क्राइम क्या हो सकता है? मर्डर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, और पनिशमेंट क्या क्या हो सकती है? या तो मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है या फिर हम उसे इम्प्रिजनमेंट देंगे। यहाँ तक क्लियर है? और ये दो लॉज के थ्रू गवर्न होता है, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा संहिता। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसके बाद हम आते हैं क्रिमिनल लॉ पे। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो आप लाइफ लॉन्ग इस चीज को भूलोगे नहीं कभी। ये मिस्टर ए हैं एंड ये मिस्टर बी हैं। ये दोनों आपस में भाई हैं। एक लैंड है एंड इन लोगों का इस लैंड को लेके क्या हो गया है? डिस्प्यूट। इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई है इस लैंड को लेके। तो मैं आपसे पूछूंगी, क्या ये डिस्प्यूट होना क्राइम है? तो आप बोलोगे नहीं मैम, मेरे को क्राइम तो नहीं लग रहा। अगर हम मर्डर को क्राइम बोल रहे हैं तो ये लैंड में दो भाइयों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई है, तो इसको मैं क्राइम तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्राइम बहुत हार्श वर्ड हो जाता है। मैं फिर पूछूंगी, क्या बेटा इस इनको जेल में डाल देना चाहिए इस लड़ाई के पीछे? आप बोलोगे नहीं मैम, नॉर्मल डिस्प्यूट है, भाई दो आपस में झगड़ रहे हैं, जेल में तो नहीं डालना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए। आप बोलोगे मैम, अगर कुछ पब्लिक गुड में नुकसान करा है तो मे बी फाइन लग सकता है। लेकिन फिर मैं आपसे ही पूछती हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि इनको हम फाइन लगा दें इन भाइयों के ऊपर, या फिर कोई एक थर्ड पर्सन जो कि न्यूट्रल बॉडी है, लॉ से बैक्ड है, वो इन लोगों के डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करे। क्या सही होगा? आप बोलोगे मैम, थर्ड बॉडी जो न्यूट्रल है एंड जिसके पीछे एक लॉ की बैकिंग है, वो अगर इन दोनों भाइयों के डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करेगी एंड उन लोगों को सेम पेज पर लेकर आएगी कि इतना परसेंट प्रॉपर्टी का आप ले लो, इतना आप ले लो, तो वो लोग इजीली ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी। राइट? तो यही होता है सिविल लॉ। अब हम सबको पता है, हम सब कौन है? सिविलियंस हैं। तो हम लोग किससे गवर्न होते हैं? सिविल लॉ से। आप कुछ समझ आया डिफरेंस क्रिमिनल्स एंड सिविलियंस? ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो चीजें। तो आपको क्वेश्चन पेपर में अगर आपको सिविल लॉ दिखेगा तो आपको कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी वर्ड से आपके कॉन्सेप्ट लिंक होते जाएंगे। ठीक है? तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप कहोगे हाँ मैम, इतना समझ आ रहा है कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई तो ये इंडिविजुअल हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कैसे लड़ाई हो सकती है? उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है कंपनी वाई। ठीक है, ए कंपनी ने बोला कि मैं आपको गुड्स दूंगा, इनने बोला ठीक है, लेकिन इनने गुड्स सप्लाई नहीं करे ए कंपनी ने। तो अब ये वाई कंपनी और ये ए कंपनी को, क्या इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या इनके जो ओनर्स हैं उनको जेल में डाल देना चाहिए? आंसर इज नो। इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराना चाहिए। तो ये भी केस सिविल लॉ के अंडर आता है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज एक्सेट्रा। इन सब में क्या होगा? इट प्राइमरी फोकस ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्रिमिनल लॉ काय पे फोकस कर रहा था? मेनली पनिश करने पे, पनिशमेंट देने पे। सिविल लॉ काय पे फोकस कर रहा है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेदर देन पनिशमेंट। अब आपको क्या ये चीज याद करनी पड़ रही है? आंसर इज नो। आपके सामने सिर्फ सिविल लिखा आएगा तो आप उससे इंटरप्रेट कर लोगे, क्रिमिनल लॉ लिखा आएगा तो क्राइम, क्रिमिनल, इन सब से आप इंटरप्रेट कर लोगे। ठीक है? एंड ये गवर्न होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब ये मैंने आपको बताया, ऊपर भी मैंने ओल्ड वाला लिखा था, यहाँ भी ओल्ड लिखा है। ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, ये आप मेरे को बताओगे क्या ये भी अपडेट हुआ है 2024 में, एंड अगर अपडेट हुआ है तो इसका नया नाम क्या है? ठीक है, ये दो लॉ हमारे क्लियर हो गए। फर्स्ट इज क्रिमिनल लॉ एंड सेकंड इज सिविल लॉ, एंड इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर। तो सबसे पहले कॉमन लॉ, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है एंड हाई कोर्ट है, तो अगर जैसे मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास करा है तो वो एज गुड एज लॉ होता है। कई बार हम लोग लॉ बनाते हैं या पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो उसमें कुछ लूप होल्स रह जाते हैं। उन लूप होल्स को या उन लॉ को इंटरप्रेट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो वो चीजें, वो इंटरप्रिटेशंस, दीज केस लॉज होल्ड एज गुड एज लॉ। डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने,
लेकिन वो केस लॉ इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसको एक लॉ की मान्यता देने लगते हैं। ये आप आगे जाके पढ़ोगे कि कौन से ऐसे केस लॉज हैं जो बहुत फेमस हैं या जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे लॉ के इंटरप्रिटेशन में, तो दे आर कंसिडर्ड एज गुड एज लॉ। दो वो पूरी प्रोसीजर जो हमने पिछले क्लास में प्रोसीजर पढ़ी थी लॉ पास होने की, कि वो बिल बना, देन स्टेट लेजिस्लेटिव सॉरी देन पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, राज्यसभा लोकसभा में, एंड देन प्रेसिडेंट की असेंट हुई, उस सब प्रोसीजर को एस्केप करके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया किसी चीज पे, तो दैट थिंग ऑल्सो होल्ड एज गुड एज लॉ। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि बेटा इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं। अब मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि आपको नहीं पता होगा कि कितने सुप्रीम कोर्ट हैं। मेरे को भी नहीं पता होता जब मैं 12th पास करके आती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको अपन नॉर्मल अगर इंग्लिश को इंटरप्रेट करते हैं, सुप्रीम मतलब हिंदी में हम सुप्रीम को क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा कितने चीजें हो सकती है? एक हो सकती है या 100 हो सकती है? आप बोलोगे मैम अगर सबसे बड़े की बात कर रहे हैं तो वो तो एक ही होगा। तो कितने सुप्रीम कोर्ट हो गए? हम सिर्फ नाम से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कितने सुप्रीम कोर्ट होंगे इंडिया में? लॉजिकली देखें तो आप बोलोगे मैम एक होना चाहिए, मेरे को जितना नाम से समझ आ रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट है। हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया सुप्रीम कोर्ट एक ही है, जिसकी बेंच है दिल्ली में। ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऐसा केस लॉ पास करा या कोई ऐसा केस सॉल्व करा जिसका जजमेंट आया एंड दैट इज एज गुड एज लॉ, तो वो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा या कुछ स्टेट में अप्लाई होगा? तो आप बोलोगे मैम सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है और वो पूरी कंट्री में एक ही है, तो उसका जो जजमेंट है वो पूरे इंडिया पे अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि हमको नाम से ही उसके समझ आ रहा है। तो ये भी आपका आंसर करेक्ट है। तो आप लोग देख रहे हो बेटा, अगर आप सिर्फ नाम को इंटरप्रेट करोगे तो आप कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक से कर लोगे। ठीक है। अब हमको कॉमन लॉ समझ आया। कॉमन लॉ प्रॉपर लॉ नहीं है जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर से नहीं बना है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या है? जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि बिल प्रेजेंट हुआ, देन पार्लियामेंट में गया, लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन हुआ एंड ऑल दैट, वो उससे नहीं बना है। लेकिन जब एक्ट बन गया, उस पर कोई केस लगा, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, एंड वो जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने उसको एज गुड एज लॉ माना। ठीक है। तो वो हो जाते हैं कॉमन लॉ। ओके। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है। प्रिंसिपल हमको समझ आता है कि क्या होते हैं प्रिंसिपल्स। देन उसके बाद नेचुरल जस्टिस। जस्टिस भी हमें समझ आता है, न्याय होता है। नेचुरल एक बार देखते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे या कैसे इंटरप्रेट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप मेरे को बताना कि ये आप हो एंड आप जज हो। ये आपके दो फ्रेंड्स हैं, ए एंड बी। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। आपको अभी बिल्कुल भी क्लू नहीं है कि इनकी आपस में लड़ाई क्यों हुई। ये आपके पास आए कि अब तुम जज बनो इस केस के एंड आप बताओ कि मेरा कौन इन दोनों में सही है। मिस्टर ए आए, मिस्टर ए ने आपको पूरी आके बात बताई कि मिस्टर बी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा, इसने मेरे को मारा, इसने एक्स वाई जी मेरे साथ ये सब चीजें करी। ठीक है। आप बोलोगे यार मिस्टर बी ने तो काफी गलत करा, एंड आप जजमेंट सुना दोगे कि मिस्टर बी गलत है, इनको ये पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो क्या आंसर सही, ये आपका जजमेंट सही है? तो आंसर इज नो। क्यों जजमेंट गलत है? क्योंकि आपने बी का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुना ही नहीं। हो सकता है ए झूठ बोल रहा हो सकता है ए ओवर एग्जैचुरेट करके बता रहा हो चीजें। तो हमको कभी भी कोई भी जजमेंट देने से पहले दोनों पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए। ठीक है। क्या आपको ये बहुत टफ लग रहा है या बहुत ऐसा लग रहा है कि ये हमको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, या लोग जो बोलते हैं कि लॉ बहुत टफ है वैसा कुछ है? आप बोलोगे नो मैम ये तो बहुत नॉर्मल बेसिक लॉजिक है। तो ऑडी ऑल्ट्रम, ऑडी ऑल्ट्रम क्या होता है? गिव, ये गिव है, गिव अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। हम दोनों पार्टीज को सुने बिना कोई भी जजमेंट नहीं देंगे। ठीक है। अब उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर किसी क्रिमिनल ने क्राइम करा तो उसका केस का जज वो ही होना चाहिए या कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए?
आप बोलोगे मैम उसको ही केस का जज बना दिया तो अपने आप को तो कभी पनिश करेगा ही नहीं, वो तो ये बोलेगा मेरे को तो 5 चॉकलेट्स दो और रिहा कर दो, है ना? तो किसी कोई भी पर्सन अपने खुद के केस का जज नहीं बन सकता। ये भी बहुत कॉमन सेंस की बात है। नो वन शुड बी द जज ऑफ हिज ओन केस या हिज ऑन कॉज। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा लॉ लिखा है ये, मान लो ये लॉ की ये कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि ये क्राइम की डेफिनेशन है, इसका ये प्रोसीजर है और ये इसके पनिशमेंट्स हैं। ठीक है, ये पूरा एक कहीं लॉ लिखा हुआ है। लेकिन जब जज सर बैठे हुए हैं जजमेंट देने को, उनको लग रहा है कि जो अगर मैं लाइन बाय लाइन लॉ को पढ़ूं तो मैं जस्टिस अच्छे से नहीं दे पाऊंगा, तो मेरे को थोड़ा सा लॉ को इंटरप्रेट करना रहेगा या थोड़ा सा लॉ को मोल्ड करना रहेगा, ताकि मैं जो जस्टिस है वो अच्छे से दे पाऊं। दैट इज गोइंग बियॉन्ड रिटर्न लॉ, दैट इज जस्ट नेचुरल। अगर हमको जस्टिस देने के लिए थोड़ा सा लाइन बाय लाइन लॉ से डिफर भी करना पड़े तो वो भी चलता है, उसे बोलते हैं जस्ट नेचुरल, दैट इज गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज रिटन इन द लॉ। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ आई। सबसे पहले ऑडियो ऑल्ट्रम कि दोनों पार्टी को फेयर चांस ऑफ हियरिंग मिलना चाहिए। उसके बाद कोई भी अपने खुद के कॉज का या अपने खुद के केस का जज नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा कि अगर जस्टिस देने के लिए हमको लग रहा है तो हम लॉ से थोड़ा सा डेविएट भी कर सकते हैं, हम लाइन बाय लाइन उसे फॉलो नहीं करें तो भी चलेगा। अब आई होप आपको ये वाला टॉपिक पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस क्या होता है, ये कौन कौन से लॉ से गवर्न होते हैं, इसका अमेंडमेंट कब आया है, कॉमन लॉ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कितनी है, उसका लॉ ऑल ओवर इंडिया माना जाता है या नहीं माना जाता है, एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या क्या चीजें आती हैं। अब अगर मैं आपको 5 या 6 मार्क आंसर लिखने को बोलूंगी कि आप मेरे को बताइए कि व्हाट आर द टाइप ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम, तो बेटा आप लोग लिख पाओगे? आंसर इज यस। आप लोग ऐसा ही एक सबसे पहले कॉपी पे ऊपर डायग्राम बनाओगे ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको चारों पॉइंट पता है। ऐसा ही आप फ्लो चार्ट बनाओगे एंड देन उसके बाद आप हर एक पॉइंट को पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दोगे। तो आप लोगों को लग रहा है मुश्किल है या आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें? आंसर इज नो। अगर आप बहुत लॉजिकल वे से लॉ को या बिजनेस लॉ को या ऑडिट को पढ़ते हैं या सीए क्या, फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट को बहुत लॉजिकल वे से पढ़ते हो, तो आपको मेमोराइज करने की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के आगे वाला पार्ट दैट इज एनफोर्सिंग द लॉ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम ये देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।